नमस्कार साथियों, द ओनली पीसेस प्लेटफॉर्म पर आपका पुनः स्वागत है। और मैं आज जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही थी भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत, उसकी उसी कड़ी में जो कुछ प्रश्न हैं आगे कंटिन्यू करूंगा। और जो द ओनली पीसेस प्लेटफॉर्म है उसके यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और द ओनली पीसीएस टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर कर सकते हैं। और आपके अगर कोई प्रश्न है और आप टॉपर्स हैं उनसे बातचीत करना चाहते हैं या मुझसे स्वयं जुड़ना चाहते हैं, तो आप 7891011296 पर कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं। और चलिए, जो भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत जो सीरीज चल रही थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की डिटेल एनालिसिस की, उसको और कंटिन्यू करते हैं और एक एक करके और आगे प्रश्न देखते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आपका प्रश्न जो है, प्रश्न एक है कि ब्रिटिश भारत में संवैधानिक विकास से लेकर के तो आगे हम डिस्कस करेंगे आज। पहला प्रश्न दिया गया है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को, किस अधिनियम ने, आपको बताना है ऐसा कौन सा अधिनियम है जिसने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। आपको यहाँ पे बताना ये है कि वो अधिनियम का नाम बताना है जिसमें भारतीयों की हिस्सेदारी सुनिश्चित हुई, कुछ कुछ हिस्सेदारी सुनिश्चित हुई। आपका जो ऑप्शन है, आपका चार्टर एक्ट 1833 है, चार्टर एक्ट 1853 है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 है। इन चार में से बताना है कि किस अधिनियम में जो भारतवासी हैं उनकी हिस्सेदारी उसमें सुनिश्चित हुई थी। तो आपका जो उत्तर है, आपका 1833 का जो चार्टर एक्ट है, इसके माध्यम से भारतीयों को कुछ कानून बनाने में या कुछ प्रशासन में भागीदारी सुनिश्चित हुई थी। क्योंकि आपको ये पता होगा कि 1833 का जो चार्टर एक्ट है, इसके कुछ जो महत्वपूर्ण प्रावधान है, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान ये कहा गया है कि कोई भी पद होगा, उसमें जो जन्म स्थान जन्म स्थान, मूल वंश, या एक हिसाब से नस्ल कह लीजिए, नस्ल, धर्म, इन सब के आधार पर इन सब के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा और उसे प्रशासन में हिस्सेदारी सुनिश्चित की जाएगी अगर उसमें योग्यता है तो। एक तो ये आधार हो, इसी आधार पे प्रशासन में उनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित। 1833 का 1833 का जो एक्ट है वो इस रूप में भी सबसे महत्वपूर्ण है कि जो इसमें कंपनी का जो व्यापार करने का जो एकाधिकार था वो पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। क्योंकि आपको पता होगा कि 1813 को जो चार्टर अधिनियम था उसमें चाय का व्यापार और चीन के साथ जो व्यापार था उसको छोड़ करके अन्य जो व्यापार थे उनको समाप्त किया गया था। लेकिन 1833 के एक्ट में इन सारे अधिकारों को, जो कंपनी को व्यापार करने का जो अधिकार था, उसको कंप्लीटली समाप्त कर दिया गया था। 1833 का अधिनियम, ठीक है। और जो आपका 1853 का जो एक्ट है, इसमें प्रतियोगिता के आधार पर परीक्षा कराने का उल्लेख किया गया था सर्वप्रथम। प्रतियोगिता के आधार पर परीक्षा आयोजित करने या प्रतियोगिता के आधार पर चयन की बात की गई थी इसमें, ठीक है, 1853 के चार्टर एक्ट में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 सबसे महत्वपूर्ण इस रूप में है क्योंकि यहाँ से जो कंपनी का शासन था वो समाप्त होकर के ब्रिटिश क्राउन के हाथ में वो शासन सौंप दिया गया था। और इसी अधिनियम के माध्यम से जो आपकी जो भारत राज्य सचिव का जो पद है उसको सृजित किया गया था। और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसको डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये जो दो आपके पद थे, इनको समाप्त करके भारत राज्य सचिव के पद को सृजित किया गया था। ये 1858 का आपका अधिनियम हो। और 18 जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 इस रूप में महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण इसकी जो बात है, इसमें विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई थी। विभागीय प्रणाली, जिसको पोर्टफोलियो सिस्टम कहते हैं, विभागीय प्रणाली की शुरुआत जो है इसी के अंतर्गत की गई थी। इस समय जो शुरुआत करने का जो श्रेय जाता है वो लॉर्ड कैनिंग को जाता है, जो उस समय लॉर्ड कैनिंग को जाता है, जो उस समय भारत के वायसराय थे। लॉर्ड कैनिंग जो कि उस समय भारत के वायसराय थे। और आपको ये भी पता होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के माध्यम से ही जो भारत का जो गवर्नर जनरल था, जो उस समय लॉर्ड कैनिंग थे, उनको का जो पदनाम था उसको बदल करके गवर्नर जनरल की जगह भारत के गवर्नर जनरल की स्थान पर उसको भारत का वायसराय कहा जाने लगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत का वायसराय कहा जाने लगा।
वायसराय कहा कहा जाने लगा। ये 1858 के एक्ट का ही महत्वपूर्ण प्रावधान था। ठीक है? इतना आप लोगों ने समझ लिया इन अधिनियम के बारे में। एक बात और यहाँ पे समझ लेते हैं, ये तो भारत के गवर्नर हैं और जो 1833 का और ये उस समय जो भारत के पहले जो वायसराय हुए, वो लॉर्ड कैनिंग जी हुए आपके। ठीक है? और ये 1833 का जो एक्ट है, ये भी इस रूप में महत्वपूर्ण है कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था, बंगाल का जो गवर्नर जनरल हुआ करता था, बंगाल का गवर्नर जनरल जिसको पदनाम बदल के भारत का गवर्नर जनरल कहा गया है। भारत का गवर्नर जनरल जनरल कहा गया और इस समय जो भारत का गवर्नर जनरल कौन बना था? लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का गवर्नर जनरल उस समय बनाया गया था। ये ठीक है। इस रूप में हमने चार्टर एक्ट 1833 को देखा, चार्टर एक्ट 1853 को देखा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को देखा और इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के जो महत्वपूर्ण प्रावधान थे, जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं, उनको मैंने एक-एक करके उनकी जो महत्वपूर्ण विशेषताएं थी, उनको मैंने देखा और इस प्रकार से आपका जो पहला जो आपका प्रश्न है, उसका उत्तर आपका सही हो जाएगा। उत्तर ये सही हो जाएगा। इस पर अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? आपको यहाँ बताना है कि संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। पहला आपका जो अधिनियम दिया हुआ है, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के अंतर्गत की गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1909 के अंतर्गत की गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत की गई थी या उपर्युक्त में से कोई नहीं। डी ऑप्शन है, आपको ही बताना है। आपको आपको पता होगा, अभी 1861 का मैंने जिक्र किया। अभी 1861 अधिनियम का मैंने डिटेल में जिक्र किया, जिसमें विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई थी। जो आपका भारत सरकार अधिनियम 1909 है, इसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। आप जरा इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं, फिर उसका आंसर पे आते हैं। मार्ले मिंटो सुधार के नाम से इसको जाना जाता है। आपको पता है कि सबसे पहले इसी में मुस्लिमों के लिए पृथक जो निर्वाचन प्रतिनिधित्व प्रणाली की शुरुआत की गई थी। पृथक पृथक निर्वाचन प्रतिनिधित्व प्रणाली की शुरुआत की गई थी कि इसमें ऐसी व्यवस्था की गई थी कि मुस्लिम जो कैंडिडेट हैं, उनको वोट देने की उसको मुस्लिम जो उम्मीद जो आपके मतदाता हैं, वही वोट कर सकते हैं। मुस्लिमों के लिए अलग से शुरुआत की गई थी। इसलिए इसको सांप्रदायिक सांप्रदायिकता के जो बीज हैं, आपको आप देखेंगे कि इसी में आपको देखें यहीं से शुरुआत मिलती। और जो आपके जो मार्ले मिंटो जो आपके जो लॉर्ड मिंटो हैं, इन्हीं को आपको पता है कि इन्हीं को सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है भारत में। ठीक है। ये बात हो गई 1909 के अधिनियम। जो भारत सरकार अधिनियम 1919 है, इसके विषय में भी थोड़ा-सा जान लेते हैं। डिटेल में जानेंगे, उसके बाद हम इस प्रश्न का जो आपका जो उत्तर है, उस पे हम आएँगे। आपने 1861 का अधिनियम देख लिया, आपने 1909 का भी देख लिया। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे 1919 का अधिनियम, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम है आपका। का जो एक सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसको मॉन्टेग्यू मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। आपको पता है कि जो जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, लॉर्ड जो चेम्सफोर्ड थे, ये आपके भारत के वायसराय थे। सॉरी, हाँ, भारत के वायसराय थे। ये भारत के वायसराय थे। ठीक है? वायसराय थे। और मॉन्टेग्यू जी जो थे, वो भारत जो राज्य सचिव कह लीजिए, भारत के जो राज्य सचिव वाला जो पद था, मॉन्टेग्यू मॉन्टेग्यू को प्राप्त हुआ। एक तो बात हो गई कि इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। दूसरी बात आप समझिए इसको। दूसरी बात जो इसकी है, 1919 के अधिनियम में आपको पता होगा कि इस अधिनियम में प्रांतों में प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी। बहुत महत्वपूर्ण ये बातें हैं। प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी। प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी। ठीक है? दूसरी बात हो गई। भारत सरकार अधिनियम 1919 की जो और एक महत्वपूर्ण बात है, इसमें जो आपके जो विषय थे, जो जो आपके राज्य सूची के विषय थे, उनको आरक्षित सूची और हस्तांतरित सूची में विभाजित कर दिया गया था 1919 के अधिनियम में। ये बात हो गई आपकी भारत सरकार अधिनियम 1900। अब अगर देखा जाए तो आपके जो संघीय न्यायालय की जो स्थापना है, वो वो आपकी भारत सरकार अधिनियम, भारत
सरकार अधिनियम 1935 के तहत की गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत की गई थी। इस प्रकार से आपका स्पष्ट हो जाता है कि ना तो ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है और आपका उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? उत्तर आपका डी हो जाएगा कि जो संघीय न्यायालय की स्थापना है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत की गई थी और संघीय न्यायालय की स्थापना, ठीक है। ठीक है, तो ये जो तीनों आपके जो अन्य जो 3 अधिनियम थे, उनको मैंने भी डिटेल में बार-बार डिटेल में देखा, जो महत्वपूर्ण बातें थी वो आपको मैंने बताई। इस प्रकार से आप एनालिसिस करिए, तो निस्संदेह आपके जो भी आगे प्रश्न आयोग आयोग द्वारा पूछे जाएँगे, वो आपके सही होने के चांसेस बहुत अधिक होंगे। ठीक, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया से रिलेटेड एक प्रश्न पूछा गया है कि प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी 24 अगस्त 1946 को, 24 अगस्त 1946 को, 22 अगस्त 1946 को, 25 अगस्त 1946 को, 23 अगस्त 1946 को। तो आपको पता होगा, आपने इसको अगर पढ़ा होगा अंतरिम सरकार के बारे में, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। ये 24 अगस्त 1946 को की अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? आपको ये बताना है कि जब संवैधानिक सलाहकार कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, बी एन राव थे या के एम मुंशी थे? आपको ही बताना है। तो आपको पता होगा कि जो संवैधानिक सलाहकार थे वो बी एन राव थे, बी एन राव जी थे। और आपको पता है जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, ये प्रारूप समिति जो आपकी थी संविधान के निर्माण के लिए, जो प्रारूप समिति बनाई गई थी, उसके ये अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। और जी प्रारूप समिति में कितने टोटल 7 सदस्य थे, 7 सदस्य थे। और ये जो के एम मुंशी जी हैं आपके, ये के एम मुंशी जी भी इन 7 सदस्यों में से एक थे। अब बात बचती है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के, तो आपको पता होगा जो आपका जो जो मंत्रिमंडल था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी एक खाद्य एवं कृषि मंत्री रहे। खाद्य एवं कृषि मंत्री, ये भी प्रश्न आमतौर पर पूछा जाता है, पूछा गया है आयोग के द्वारा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पास कौन सा मंत्रालय था? खाद्य एवं कृषि मंत्री। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। यहाँ तक मुझे लग रहा है कि आपको क्लियर हो गया होगा और अब इसका जो उत्तर है आपका सी है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से लेकर आखिरी, यहाँ पे आखिरी होना चाहिए, आखिरी गतिविधि तक आपको बताना है कि ये आपके 4 स्टेप दिए गए हैं और इनके कालानुक्रम बताना है कि प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी। अभी मैंने प्रारूप समिति का जिक्र किया। प्रारूप समिति जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में गठित की गई थी, इसमें कुल 7 सदस्य थे और इसकी जो नियुक्ति है ये आपको पता होगा, आपने अगर पढ़ा होगा तो 29 अगस्त 1947 को इसकी का गठन किया गया था। 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया था और भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था, आपको पता होगा 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को आप जब आप प्रस्तावना पढ़ेंगे तो आपको उसमें सबसे आखिरी जो लाइन यही है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया जाता है। ये जो आपको है अंगीकृत और अधिनियमित किया गया 26 नवंबर 1949 को। थर्ड है आपका कि भारतीय संविधान की प्रवृत्त होने की तिथि क्या थी, अर्थात लागू होने की तिथि क्या थी। आप सभी को पता होगा कि जो भारतीय संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ठीक है, यहां तक क्लियर है। और जो चौथा है संविधान सभा की प्रथम बैठक, आपको पता होगा कि 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा जी की नियुक्ति की गई थी। उसके बाद जब दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष के रूप में उनकी नियुक्ति की गई थी। और अभी मैंने जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की बात की तो आपको पता होगा संविधान सभा की जो स्थायी अध्यक्ष थे, वो स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर पहले जो स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। इस प्रकार से आप ये मैंने जो डेट इसकी आपकी मेंशन कर दी, अब आप एक क्रोनोलॉजी बना करके आप इस प्रश्न का उत्तर निकाल सकते हैं। सबसे पहले क्या हुआ कि 9 दिसंबर 1946 को
संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। इस प्रकार से जो पहले जहाँ पे 4 सबसे पहले वो उत्तर आपका सही होगा। इन 2 में 4 सबसे पहले नहीं है तो इस प्रकार ये गलत हो गया। आपके पास ऑप्शन बचता है ए और सी। यहाँ दोनों जगह 4 स्टार्ट हो रहा। उसके बाद आप देखेंगे क्रोनोलॉजी के हिसाब से तो आपका प्रारूप समिति की नियुक्ति उसके बाद की गई। उसके बाद क्या आ जाता है? पहला आ जाता है। तो यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। इसके बाद आप देखेंगे तो भारतीय संविधान को अंगीकृत अधिनियमित किया गया था। तो 2 आएगा और 3 आएगा उसके बाद। इस प्रकार से आपका उत्तर क्या होगा? ये सही हो जाएगा। देखो एक बात और यहाँ पे समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, आप समझ पाएँगे तो बहुत अच्छा होगा कि अगर आपको एग्ज़ैक्ट इनकी डेट मान लो नहीं पता है, आप ज़रा समझिएगा कि इनकी एग्ज़ैक्ट डेट नहीं पता है, तो आपको इन 2 ऑप्शन से तो ये क्लियर हो जाएगा, 2 ऑप्शन से क्लियर हो जाएगा कि भारतीय संविधान को अगर आपने भारतीय राज्य व्यवस्था का ठीक-ठाक ज्ञान है, आपको आपने ठीक-ठाक तरीके से पढ़ लिया है, अगर आप 17 मार्च को एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं, तो इतनी जानकारी आपके पास ज़रूर होगी कि भारतीय संविधान को अंगीकृत अधिनियमित पहले किया गया था और उसको लागू बाद में किया गया। इतनी बात पता होगी, तो इससे आपको ये पता हो जाएगा कि 2 पहले आएगा, 3 बाद में आएगा। अगर आपको केवल इतनी बात पता हो गई कि 2 पहले आएगा, 3 बाद में आएगा, तो यहाँ से आपको आपको 2 पहले 2 3 यहाँ पहले आ गया मतलब ये गलत हो गया और 3 यहाँ पहले आ गया ये गलत हो गया। तो 2 ऑप्शन तो इस आधार पर केवल एक सामान्य समझ के आधार पे आपके समाप्त हो जाएँगे। फिर 2 ऑप्शन में आपको अपना और ज्ञान लगाना पड़ेगा। ठीक है? इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर आपका ए सही हो गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है संविधान का स्रोत को लेकर के है। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। ठीक है? आपको बताना है कि भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है, इटली के संविधान से लिया गया है, कनाडा के संविधान से लिया गया है, फ्रांस के संविधान से लिया गया है या यूएसए के संविधान से लिया गया है। तो आपको पता होगा जो उद्देशिका का जो प्रस्तावना इसको प्रस्तावना प्रियम्बल भी कहते हैं, ये जो विचार है आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इस प्रकार से आपका उत्तर क्या होगा? जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में राज्यों का संघ किस संकल्पना को प्राप्त किया गया है? राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। ये आपका बताना है कि कहाँ कहाँ से प्राप्त किया गया है? अमेरिका के संविधान से प्राप्त किया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्राप्त किया गया है, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से प्राप्त किया गया है या स्विट्जरलैंड के संविधान से प्राप्त किया गया है? तो राज्यों का जो संघ है वो आपका पता है, आपको पता होना चाहिए कि ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से प्राप्त किया गया है। इस प्रकार से उत्तर आपका सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? मैं इससे पहले जो क्लास डिस्कस की है उसमें मैंने इस बात का ज़िक्र किया है कि आपको ये जब भी प्रश्न आप पढ़ें तो इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखें कि प्रश्न में सही पूछा गया है या सही नहीं पूछा गया है। क्योंकि इस वजह से 2-3 प्रश्न आपके गलत हो जाते हैं जिससे आपकी जो फाइनल प्रीलिम्स पास करने की जो आपकी यात्रा है उसमें रुकावट आ सकती है। इस प्रकार से आप यहाँ पे पूछा गया है सही सुमेलित नहीं। इसको जब भी आप एग्जाम पेपर अटेम्प्ट करें तो इसको आप बढ़िया डार्क सर्कल से इसको मार्क करिए। उसके बाद आप देखिए प्रावधान और स्रोत आपको बताना है कि कौन सा प्रावधान कहाँ से लिया गया है। तो मौलिक अधिकार अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका से भारतीय संविधान में लिया गया है। वो मौलिक अधिकार जो भारत के संविधान में भाग 3 में जिक्र किया गया है, भाग 3 में जिक्र किया है। राज्य के नीति निषेध तत्व तो आपको पता है कि आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। केंद्र की जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, ये प्रश्न दिया गया है कि ऑस्ट्रेलिया से ली गई हैं, जो कि आपका गलत है। केंद्र की जो अवशिष्ट शक्तियां हैं ये आपकी कनाडा के संविधान से ली गई हैं। ये कनाडा से ली गई हैं, कनाडा से ली गई हैं। और आपातकालीन जो शक्तियां हैं, जर्मनी का एक वाइमर संविधान आपने पढ़ा होगा कि कहा वो जर्मनी का जो है वाइमर संविधान से लिया गया। यहाँ से ये बात आपकी सही, ये सही है आपका, ये आपका सी गलत है, ये और ये दोनों है। इस प्रकार से आपका उत्तर क्या होता है? सी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है 9 9 नंबर प्रश्न है कथन और कारण का प्रश्न दिया गया है कि भारत का संविधान, कथन आपका है भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है और आपका जो कारण दिया गया है वह है मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। अभी हमने जिक्र किया इसके पहले वाले प्रश्न में कि जो मौलिक अधिकार जो है वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। यही आपका सेकंड स्टेटमेंट पूछा जा रहा है और ये कहा जा रहा है, पहला जो कथन है कि भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा है, ये आप देखिए, ये भी बात सही है कि भारत का संविधान जो है सबसे अधिक लंबा है क्योंकि इसमें 12 अनुसूचियां हैं, 395 अनुच्छेद हैं और 25 भागों में ये
इतना बड़ा विस्तृत संविधान और आज वर्तमान में देखा जाए तो इसमें कई और अनुच्छेद जुड़ गए हैं, करीब 465 प्लस के आसपास इसमें अनुच्छेद शामिल हो गए हैं और कई संशोधन इसमें किए गए हैं। और मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान से के मॉडल से ये दोनों बातें सही हैं। लेकिन मैंने इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया है कि जब भी आप कथन कार्ड के प्रश्न देखिए कि उसमें पूछा जाता है कि स्पष्ट व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसमें आमतौर पर कंफ्यूजन होता है। तो जब भी आप कथन करिए कार्ड में आप यहाँ पे क्योंकि लगाइए, यहाँ पे क्योंकि लगाइए, आपको पता करिए कि जो पहला कथन है, वो क्या कारण आर उसकी व्याख्या कर रहा है। भारत इसको इस तरीके से पढ़िए, भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है क्योंकि मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। ये देखिए कोई तारतम्यता यहाँ पे नहीं है और कोई जस्टिफाई नहीं हो रहा है, इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए। इसका ऑप्शन बी सही होगा कि ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर जो है, वो ए की सही व्याख्या नहीं है। ये आपका क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से आपका 9 नंबर प्रश्न हो गया। आप इस तरीके से प्रश्न हल करेंगे क्योंकि मैंने भी एग्जाम दिए हैं, मुझे पता है कि आमतौर पे ये ऐसे प्रश्नों में गलतियां होने के चांसेस ज्यादा होते हैं क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है। आप समझ ही नहीं पाते हैं कि व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आपको दोनों उत्तर आने के बावजूद। ठीक है, तो इस प्रकार की गलती आप ना करें, इसलिए मैं आपको इसको डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न भारतीय संविधान के प्रमुख भाग से रिलेटेड है। ठीक है, निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए, तो उन्हें क्रमानुसार जैसा संविधान में उल्लिखित है व्यवस्थित कीजिए। ये प्रश्न आपको बताना है। प्रश्न आपको बताना है कि संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र, मौलिक कर्तव्य, नागरिकता, राज्य के नीति निषेध तत्व, यह आपको डिसाइड करना है। आपको बताना है कि किस, इसको आपको क्रोनोलॉजी में डिसाइड करना, क्रमानुसार बताना है। तो आपको पता होगा, आपने पढ़ा है अगर आप डिटेल में, क्योंकि ये तो एक हिसाब से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और रिवीजन, इसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से रिवीजन क्लास हो रही है। आप एग्जाम हॉल में बैठने जा रहे हैं, आपने जरूर इसको पढ़ा होगा। संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र जो है, वो आपका भाग 1 में आता है, भाग फर्स्ट में आता है। नागरिकता आपका भाग सेकंड में आता है, भाग सेकंड में आता है। और जो राज्य के नीति निषेध तत्व हैं, वो भाग 4 में आते हैं। और जो आपके मौलिक कर्तव्य हैं, भाग 4 ए में आते हैं। और भाग 4 ए में आते हैं। इस प्रकार से आपको क्रोनोलॉजी डिसाइड हो गई और इसके जो भाग 3 बचा, वो आपका मूल कर्तव्यों से संबंधित है। तो आपका भाग 1 संघ तथा राज्य क्षेत्र पहला हो गया। दूसरे में भाग 2 कहाँ, नागरिकता है पहला, फिर तीसरा आएगा और फिर भाग 4 आएगा और फिर भाग 2 आएगा। इस प्रकार से आपका उत्तर क्या होगा, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। ये 10 प्रश्न आपके हो गए हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, अ, अगला प्रश्न जो है आपका, ये आपके पंचायतों से संबंधित प्रश्न है, इसको देखते हैं। हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? ये प्रश्न इसके पहले भी, इसके पहले वाली जो क्लास में मैंने क्लास अटेंड की थी, उसमें भी इस प्रश्न का जिक्र किया गया था। तो ये रिपीट किया गया प्रश्न है। ये जो 3 सोपान है, उसमें पंचायत बनवाने की जो परिकल्पना है, भाग 9 में। देखो, मैंने यहाँ पे जो भी प्रश्न डिस्कस किए, इससे ये पता चल गया होगा कि आपके जो भाग हैं, जितने भाग आपके दिए गए हैं, वो सब इम्पोर्टेंट है आपकी, कि उससे एक विषय वस्तु पता चलेगी और क्रोनोलॉजी पूछने के चांसेस अधिक होते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं, फिर से देखो यहाँ पूछा गया सही सुमेलित नहीं है। मूल कर्तव्य, देखो ये क्रोनोलॉजी फिर से मिलान करने के लिए पूछा गया। मूल कर्तव्य भाग 4 का में डिसाइड किया गया। अभी इसके पहले मैंने जिक्र किया कि भाग 4 ए में कहिए या भाग 4 का में कहिए। देखिए यहीं पे पार्ट 4 ए लिखा हुआ है, सही है। राज्य जो है भाग 6 में है, एकदम सही है। भारत का महान्यायवादी क्या 13 में है? ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि भारत का जो महान्यायवादी है वो संघ के अंतर्गत आता है और जो संघ है वो भाग 5 में आते हैं। संघ जो है, संघ मतलब केंद्र जो है, केंद्र जो है, ये भाग 5 में आते हैं, ना कि भाग 13 में। ये भाग कितना आएगा, 5 आएगा, ना कि 13 आएगा। इस प्रकार से ये आपका गलत हो जाता है। संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं, ये भाग 15 में आएगा। ये आपका सही है। इस प्रकार से पूछ रहा सही सुमेलित नहीं है, तो आपका जो सी है ऑप्शन है, वो सही सुमेलित नहीं है। आपको पता है इस तरीके के जो प्रश्न है, वो आमतौर पे हर हर बार 1-2 प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं। या तो अनुच्छेद के संबंध में पूछा जाएगा, या भाग के संबंध में पूछा जाएगा, या अनुसूची के संदर्भ में पूछेगा, या संविधान संशोधन के संदर्भ में ऐसे प्रश्न पूछे जाते रहे हैं और आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान संविधान का भाग, यहाँ फिर से पूछा है कि सही सुमेलित नहीं है। फिर से वही पूछा है कि सही सुमेलित नहीं है। इस बात का आप विशेष ध्यान दीजिए, अगर नहीं तो आपको चीजें आती हुई आप गलत कर देंगे।
ठीक है, यहाँ राजभाषा दिया हुआ है भाग 17, जो इससे पहले मैंने जो एक वीडियो भी तो इससे पहले जो वीडियो बना हुआ है जिसमें क्लास जो हुई है पॉलिटी की, उसमें मैंने राजभाषा के संदर्भ में बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। और आप उसको जा करके आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि राजभाषा के संदर्भ में जितने भी प्रश्न बनने की संभावनाएं हैं उनका वहां पे जिक्र किया गया है। ये भाग 17 में जिक्र किया गया और ये जो अनुच्छेद आता है मैं यहाँ फिर से डिस्कस कर दे रहा हूँ। अनुच्छेद जो है वो 343 से लेकर के 351 तक है, इसमें शामिल है राजभाषा के अंतर्गत। ये आपका सही हो जाता है, ठीक है। संघ राज्य क्षेत्र जो है संघ राज्य क्षेत्र जो है भाग 8 के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र जो भाग 10 के अंतर्गत आते हैं और जो आपके अधिकरण हैं, आपको पता होना चाहिए कि अधिकरण भाग 11 मिला करके ये 14 ए के अंतर्गत आते हैं या 14 का कह लीजिए इनको, भाग 14 का कह लीजिए इन भाग के अंतर्गत आते हैं, ना कि आपका भाग 11 के अंतर्गत आते हैं। या क्योंकि अधिकरण जो है ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से संविधान में जोड़े गए थे। पहले से मूल संविधान में अधिकरण का जिक्र नहीं था, इसके बाद जोड़े गए हैं। इस प्रकार से इस प्रश्न का जो उत्तर है आपका डी हो जाएगा क्योंकि ये सही सुमेलित नहीं है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है अनुच्छेद के संदर्भ में अभी डिस्कस कर रहा था कि अनुच्छेद से प्रश्न पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं? फिर से यहाँ पे आप देखिए पूछ रहा है कि सही सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 39 यहाँ पे ये होना चाहिए, कैपिटल ए होना चाहिए, यहाँ पे मिस्टेक थोड़ी-सी है, टाइपिंग मिस्टेक है। तो 39 ये है, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता की बात की गई है, ठीक है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के संगठन की बात की गई है। आप ये राज्य के नीति निषेध सिद्धांतों में अगर आएँगे, ये जो प्रश्न बनाया गया है, वो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के सिद्धांतों से प्रश्न ही बनाया गया है आपका। यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 44 जो है समान नागरिक संहिता का है। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हो सकता है 17 मार्च को होने वाली पीसीएस की परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बनाए जाएँ कुछ न कुछ। बहुत ही वर्तमान में कभी काफ़ी इम्पोर्टेंट ये रहा है। अनुच्छेद जो आपका 48 है, अनुच्छेद 48 जो है वो न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथक्करण नहीं है, ये गलत है आपका क्योंकि ये अनुच्छेद 50 में आता है। ये अनुच्छेद 50 के में न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण आपका डिस्कस किया गया है। ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। इस प्रकार से आपका उत्तर जो है सही सुमेलित कौन-सा नहीं है? डी नहीं है, ठीक है। तो आप डीपीएसपी के जितने भी लेकर के आपके 36 से लेकर के जो 51 तक अनुच्छेद हैं, उनको एक-एक करके आप डिटेल में पढ़ लीजिए क्योंकि आम तौर पे वहाँ से इसी प्रकार से सुमेलित करने के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। आप देखेंगे अगर तो काफ़ी ज़्यादा संख्या में प्रश्न पूछे भी गए हैं यहाँ पे। इस तरीके से आपका आपसे उत्तर इसका क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। फिर से आपको मिलान ही करना है, ठीक है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यूपी पीसीएस प्री 2020 की परीक्षा में प्रश्न पूछा गया। सूची अनुच्छेद दिए हैं और उनके प्रावधान दिए गए हैं। आपको मैंने इसके पहले डिस्कस किया था कि अनुच्छेद 61 के बारे में मैंने डिटेल में इससे पहले वाली वीडियो में मैंने डिटेल में डिस्कस किया है कि अनुच्छेद 61 जो है आपका राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने से संबंधित है। इस प्रकार से एक आपका क्या हो गया? 2 हो गया और 2 ए में 2 कहाँ-कहाँ है? यहाँ पे है और कहाँ पे है? सी में। प्रकार से आपका बी और जो डी है ये बिल्कुल गलत हो जाता है इस एक आपकी जानकारी के आधार पर। आपको पता है कि जो अनुच्छेद जो 67 बी या खा जो है तो वो आपका उपराष्ट्रपति को हटाने संबंधित है। इसका भी जिक्र मैंने जब मैं राज्यसभा की विशेष शक्तियों में जब मैं आपको डिस्कस कर रहा था, उसमें मैंने इस बात का जिक्र किया था कि राज्यसभा जो है अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के लिए अनुच्छेद 312 के तहत अपनी जो शक्ति का इस्तेमाल कर सकती है। कि राज्य सूची के विषय पर अगर कोई संसद को कानून बनाने का अधिकार देना है तो अनुच्छेद 249 के तहत आप शक्ति का प्रयोग कर सकती है। और अगर उपराष्ट्रपति को हटाना है क्योंकि वो उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का सभापति होता है, इसलिए उसको अगर हटाने का कोई प्रस्ताव या संकल्प पारित करना है तो उसके लिए आपको अनुच्छेद 67 बी का इस्तेमाल करना पड़ेगा इसके आधार पर। और आपका जो अनुच्छेद 94 है, अगर आपको लोकसभा के स्पीकर को हटाना है, लोकसभा अध्यक्ष को हटाना है तो अनुच्छेद 94 का इस्तेमाल किया जाएगा और राज्यसभा के उपसभापति को हटाने के लिए अनुच्छेद 90 का इस्तेमाल किया जाएगा। इस प्रकार से आपका उत्तर जो है वो आपका सी सही हो जाता है। ये जो कुछ महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद हैं इनको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं।
ये भी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है आपको। ठीक है? सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। संवैधानिक संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो आपका है, ये आपको बताना है कि किस अनुच्छेद में है, आपको पता है इसका मैंने जिक्र कल किया था 368 में दिया गया। वित्त आयोग का भी मैंने जिक्र किया था, वित्त आयोग आपका अनुच्छेद 280 में। वित्तीय आपातकाल की बात की थी कि आपको आपको पता है कि 3 प्रकार के आपातकाल आपातकाल की घोषणा की जाती है। उसमें वित्तीय आपातकाल जो है अनुच्छेद 360 के अंतर्गत, और अखिल भारतीय सेवाएँ जो हैं अनुच्छेद 312, क्योंकि इसका भी मैंने जब अभी मैंने डिस्कस किया और कल इसके पहले वाले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि अखिल भारतीय सीमाएँ अगर सृजन करना है तो राज्यसभा अनुच्छेद 312 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए 2/3 विशेष बहुमत से संकल्प पारित करेगी और संसद एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन के लिए योग्य हो जाएगी। इस प्रकार से आपकी क्रोनोलॉजी हो गई और आपका उत्तर क्या होगा, इस प्रकार से आपका उत्तर क्या होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न भी है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। लगभग हर साल इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। इस प्रकार आप विशेष ध्यान दिए। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के विषय में भी मैंने डिटेल डिस्कस किया था कल। इसमें केवल आपको अनुच्छेद बताना है, तो आपको पता है कि जो कैग है, कैग आपके आर्टिकल 148 में है। वित्त आयोग अभी डिस्कस किया है, अनुच्छेद 280 में है। और प्रशासनिक अधिकरण, जो अब प्रशासनिक अधिकरण के जो जिक्र है, वो अभी जो भाग मैंने जिक्र किया था प्रशासनिक अधिकरण का, जो अधिकरण जो गठित किए गए थे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से, तो अभी मैंने भाग 14 का की बात करी थी, उसमें अनुच्छेद पूछा जा रहा, तो प्रशासनिक जो अधिकरण है वो अनुच्छेद 323 का में है और 323 का जो है वो प्रशासनिक अधिकरण का जिक्र करता है और इसके अलावा कोई अगर अन्य अधिकरण की अगर गठन किया जा रहा है तो अनुच्छेद 323 खा के अंतर्गत वो आता है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और संघ लोक सेवा आयोग जो है अनुच्छेद 315 में है। तो इस प्रकार से आपकी मिलान हो गया है और आप देखेंगे इसका उत्तर जो है आपका ए का 3 है, तो इस प्रकार से ये आप उत्तर आपका ए सही हो जाएगा। ये आपको क्या है, ये फैक्चुअल एक सबसे जानकारी भी है, तो इसको आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि इसके संदर्भ में डिटेल भी जानकारी आपके पास होनी चाहिए और आपके पास जो फैक्चुअल जो आर्टिकल और भाग इस तरीके की जो जानकारी वो भी आपको याद होनी चाहिए। और आसान से क्वेश्चन है पॉलिटी के, जो आपके हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं, फिर से यहीं पे पूछा जा रहा। मैं बार-बार इस बात पे फोकस कर रहा हूँ कि इसको आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा क्योंकि ऐसे 150 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, उसमें आपके 10-15 प्रश्न ऐसे जरूर होंगे जहाँ पे इस प्रकार की सिचुएशन दी जाएगी और आप कंफ्यूज हो सकते हैं जल्दबाजी में, क्योंकि वहाँ एग्जाम हॉल में जल्दबाजी आमतौर पे अधिक रहती है बच्चों के साथ में। अंतरराज्य परिषद, इसका भी मैंने कल बहुत डिटेल में जिक्र किया था कि सरकार या आयोग ने इस बात की अंतरराज्यीय परिषद के गठन के लिए रिकमेंडेशन करी थी। तो ये अनुच्छेद 263 के अंतर्गत ही, ठीक है। वित्त आयोग अभी 3, इससे पहले के 2 प्रश्न देखे उसमें वित्त आयोग दिया गया था 280 में है। प्रशासनिक न्यायाधिकरण भी इसके पहले दिया गया था 323 का में है और संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315। तो इस प्रकार से आपकी अगर देखा जाए तो सारे प्रश्न आपके जो सारे जो सुमेलित करने के हैं, ये सारे आपके सही हो जाते हैं। ये सारे आपके सही हो जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे आपका कोई एग्जैक्ट आंसर, क्योंकि जब ये आयोग में पूछा गया था यूपीपीसीएस 2020 की परीक्षा में, तब भी इस प्रकार की समस्या थी। ये आपके 3 के 4 के चारों आंसर आपके सही हैं। अगर देखा है वैसे लोक सेवा आयोग अगर लिखा होता तो यहाँ पे 315 से लेकर के 323 तक इस बात का जिक्र किया गया। और यहाँ पे प्रशासनिक न्यायाधिकरण की बात कर दी गई, तो हो सकता है इस आधार पे इसको गलत मान सकते हैं या इसको, क्योंकि प्रशासनिक अधिकरण जो है वो दोनों एक ही बातें हैं लगभग। तो इस प्रकार के चारों आपके ऑप्शन सही हैं यहाँ पे। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। आपका फिर से उसी प्रकार के उसी तरीके से प्रश्न यहाँ पूछे जा रहे हैं और देखिए ये यूपीपीसीएस 2023 की परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। अनुच्छेद 324 दिया हुआ है। कल इसके पहले मैंने जो भारत का निर्वाचन आयोग है उसके संदर्भ में मैंने डिटेल में डिस्कस किया था। उसी में अनुच्छेद डिस्कस किया गया है कि अनुच्छेद 324 आपका क्या है, इससे आपको पता होगा, मैंने बताया था आपको 324 से लेकर के 329 तक जो आपका भारत का निर्वाचन आयोग है उसके संदर्भ में ये डिस्कस किया गया है। ये आपका क्या हो जाएगा, निर्वाचन आयोग हो जाएगा। देखिए एक आपसे 4 से मिल जाएगा और आपका जैसे देखिए आपको अगर केवल इतनी बात पता है तो बाकी आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। ये जो है वो केवल यहीं पे है। इस तरीके से आपका तुरंत सही हो जाएगा और आपका टाइम भी बचेगा। लेकिन आपको चूंकि इसको जानकारी आपके पास होना बहुत जरूरी है, इसलिए 280 देखिए वित्त आयोग बार-बार ये रिपीट हो रहा है और वित्त आयोग आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। इस बार भी अभी 16वें वित्त आयोग का भी गठन कर दिया गया है और उसके अध्यक्ष जो है अरविंद पनगड़िया जी हैं। इसको भी ध्यान दीजिएगा। अच्छा, 338 जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है और 315 जो है लोक सेवा आयोग है।
प्रकार से आपका उत्तर क्या होगा, ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ये यूपी पीसीएस 2015 की परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है और फिर से यहाँ सूची फर्स्ट दी गई, प्रावधान दिए गए हैं और संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद संख्या दी गई है। और आपको बताना है यहाँ पे जो प्रावधान है कि विधि के सम्मुख समानता, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, ये आपको किस अनुच्छेद में है, ये आपको पता होगा। आपने अनुच्छेद जो आपका 14 है में आपका विधि के समक्ष समता का प्रावधान किया गया है। और जो आपको कार्य करने का जो अधिकार है, कार्य करने का जो अधिकार है वो आपको अनुच्छेद 40 41 में आपका कार्य करने का अधिकार आपका होगा। और आपका जो कार्य करने का अधिकार 42 41 में होगा, ठीक है यहाँ पे। और कार्य करने के लिए जो सही मानवीय स्थितियां हैं वो 42 में होंगी। और जो बच्चों के लिए मुफ्त अनिवार्य शिक्षा अनुच्छेद 45 में इस बात का जिक्र किया गया है। और इसके लिए आपको पता होगा कि 86वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 के माध्यम से, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011 के माध्यम से इसकी जो विषय वस्तु थी उसमें परिवर्तन की भी किया गया है। तो डी का क्या हो जाएगा, पद 2 हो जाएगा। डी का पद 2 हो जाएगा। तो मतलब ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। और ये का क्या है आपका, ए का 3 है। इस प्रकार से ए का 3 आपका कहाँ पे मिलेगा, ये बी वाले ऑप्शन मिलेगा आपका। इस प्रकार से उत्तर आपका क्या हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची आपको बताना है। आपको पता है कि भारतीय संविधान में अभी जो वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। तो उसमें से आपको बताना है कि तृतीय अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित है। संघ के मंत्री के लिए पद की, क्योंकि आपको पता है कि जो तृतीय अनुसूची है वो शपथ, जो आपके महत्वपूर्ण संवैधानिक पदाधिकारी हैं उनकी शपथ से संबंधित ये तृतीय अनुसूची है। तो संघ के मंत्री पद के लिए पद की शपथ का प्रारूप इसमें बिल्कुल है आपका। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने जो शपथ का प्रारूप है वो भी आपका क्या है, तृतीय अनुसूची में है। भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप ये आपका तृतीय अनुसूची में नहीं है। आपने अगर राष्ट्रपति को बहुत डिटेल में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 60 है, 60 है अनुच्छेद, उसमें जो भारत के राष्ट्रपति की जो शपथ लेता है उसका प्रारूप उसमें दिया गया है। तो ये आपका इसमें अनुसूची 3 में नहीं आता है, ये आपका अनुच्छेद 60 में इस बात का जिक्र किया गया है। इस बात का जिक्र किया गया है, ठीक है। और संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप ये आपका अनुसूचित में आता है। इस प्रकार से जो इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा, प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। आपका 3 गलत है तो 3 यहाँ पे ये गलत हो गया, 3 यहाँ पे ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। आपका उत्तर क्या होगा, 1 2 और 4 सही हो जाएगा। इस प्रकार जो इसमें सी जो ऑप्शन दिया हुआ है वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ये तृतीय अनुसूची। अनुसूचियों से मैंने इसके पहले भी जिक्र किया कि भारतीय ये जो भाग जो होते हैं, टोटल जो कितने भाग हैं उसमें कौन कौन से प्रावधान शामिल हैं। जो अनुसूचियां हमारी 12 अनुसूचियां हैं उसमें जो जो प्रावधान शामिल हैं वो आप याद करिए। आप जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उनको याद करिए। जो आपके राज्य के निषेध तत्व है उनको आप याद करके रखिए। मौलिक अधिकार में जो अनुच्छेद दिए गए उनको याद करिए। और जो अन्य जो संवैधानिक पदाधिकारी है उनसे रिलेटेड जो भी अनुच्छेद हैं उनको और भाग हैं उनको याद करिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आमतौर पर 1-2 प्रश्न जरूर हर एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं हम। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। ये पीसीएस 2022 की परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। देखिए यहाँ पे फिर से मैंने अनुसूचियों की बात की थी। अभी मैंने आपको बताया कि तृतीय अनुसूची में क्या दिया गया है। तृतीय अनुसूची में क्या है, शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप दिए गए हैं कि किस प्रारूप में शपथ ली जाएगी, ये तृतीय अनुसूची होगी। चौथी अनुसूची, इसके पहले जब मैंने जो पहली क्लास थी उसमें मैंने डिस्कस किया था राज्यसभा के संदर्भ में, बहुत बेहतर ढंग से उसमें मैंने डिस्कस किया है। और आपको मैंने बताया है कि जो चौथी अनुसूची है, चौथी अनुसूची में इस बात का उल्लेख किया गया है कि राज्यसभा में राज्यों का किस रूप में प्रतिनिधित्व होगा, सीटों का आवंटन क्या होगा। तो ये आपकी चौथी अनुसूची हो गई। सातवीं अनुसूची आपको पता होगा, सातवीं अनुसूची में संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विधियों की विशेष सूची दी गई। सातवीं अनुसूची आपको पता होगा किसमें केंद्रीय सूची का जिक्र किया गया है, राज्य सूची का जिक्र किया गया है और समवर्ती सूची का जिक्र किया गया है। और इन सूचियों के अंतर्गत जो विषय शामिल है उनका इसमें बहुत डिटेल में इसमें उल्लेख किया गया है, ताकि जो जो विधि निर्माण करने में जो राज्य और केंद्र के बीच जो टकराव की संभावना होती है उस वो ना हो। ये आपकी सातवीं अनुसूची क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। विधियों विधियों की विषय सूची दी गई। और आपकी 8वीं अनुसूची जो है उसमें भाषाएं दी गई हैं कि जो 8वीं अनुसूची में वर्तमान में
22 भाषाएँ जिक्र हैं, जबकि मूल संविधान में केवल 14 भाषाएँ उल्लिखित की गई थी। बाकी जो बाद की भाषाएँ हैं, वो बाद के संविधान संशोधन के माध्यम से इसमें जोड़ी गई। ये भाषाओं से संबंधित है। इस प्रकार से आपकी जो क्रोनोलॉजी है, अब देखिए ये का आपका क्या सही है, 2 सही है। आप ज़रा देखिए तृतीय अनुसूची से आपका ही उत्तर निकल आया शपथ प्रतिज्ञान। आपको अगर पता है तो ये कहाँ पे है, केवल इसमें है। इस प्रकार से बाकी अगर आपको नहीं भी पता है तब भी आप उत्तर कर ले जाएँगे। लेकिन जानकारी के लिए आपको ये पता होना भी ज़रूरी है। ये क्योंकि गलत हो गया। इस प्रकार आपका जो उत्तर है डी होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्न युग्मों में से कौन-सा युग्म संविधान की अनुसूची या विषय सही सुमेलित नहीं है? फिर से देखिए यहाँ पे, क्या पूछ रहा है? सही सुमेलित। आप एग्ज़ाम हॉल में बार-बार मैं इस बात पे फ़ोकस कर रहा हूँ। इस वजह से आपके प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए। फिर से वही अनुसूचियों से संबंधित है। तीसरी अनुसूची देखिए, 3 प्रश्न आ चुके हैं जिसमें तीसरी अनुसूची का उल्लेख किया गया है और शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप। ये देखिए, अगर ये क्या है, यूपी पीसीएस 2023 की परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। ज़रा एक चीज़ यहाँ देखिए, ये प्रश्न आपका 2022 का है। ये प्रश्न 2022 का है और अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ढंग से एक अच्छे तरीके से आपने अगर एनालाइज़ किया है, उसमें डिटेल तरीके समझा है, तो आप सही सोचिए यहाँ पे 22 में प्रश्न है और उसके बाद ये 23 का प्रश्न है। देखिए एज़ इट इज़ वहीं पे लिखा हुआ है और वहाँ पे क्या था, वहाँ पे आपको सुमेलित करना था, वहाँ पे आपको मिलान करना था। यहाँ पे आपको सीधा दिया हुआ है कि आपको बताना है कि ये सही है कि नहीं। ठीक है? 8वीं अनुसूची देखिए, आप यहाँ से ज़रा देख सकते हैं, यहाँ से जो इससे पहले वाला जो पेपर था उसमें से तीसरी अनुसूची, 8वीं अनुसूची और चौथी अनुसूची की जो विषय वस्तु है, उसको उठा करके यहाँ से प्रश्न 23 में फिर से बनाया गया है। आपको एज़ इट इज़ प्रश्न को रटना नहीं है, आपको उसको एक-एक ऑप्शन को समझना है कि कौन-सा ऑप्शन सही है और जो गलत है, उनका सही उत्तर क्या होगा और वो क्यों गलत है। अगर इस तरीके से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज़ करेंगे, तो मुझे लग रहा है कि कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता के संदर्भ में बात की गई है और ये जो अनुसूची है, ये आपको पता होगा कि 52वां संविधान संशोधन किया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो पारित किया गया और ये 1985 में। उसके माध्यम से ये जो 10वीं अनुसूची है संविधान में जोड़ी गई थी। ठीक। 8वीं अनुसूची मैंने अभी जिक्र किया कि भाषाएं से संबंधित है, इसमें जो 22 भाषाएं हैं और 9वीं अनुसूची है वो राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। देखिए, ये प्रश्न जो है, आपको यही यही चीज़ अगर केवल पता हो तो आपको पता चीज़ें हैं या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं। तभी आपको पूछ बताना है कि कौन-सा सही सुमेलित नहीं है और आपको पता है कि राज्यसभा में जो स्थानों का आवंटन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आपको पता चल रहा है कि कहाँ पे है, चौथी अनुसूची। यहाँ पे क्या होगा, ये आपका गलत हो जाएगा, ये 9वीं अनुसूची में ऐसा नहीं है और का से उत्तर आपका डी सही हो। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन-सा सही सुमेलित नहीं है? फिर से यही पूछ रहा है, कौन-सा सही सुमेलित नहीं है? सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, अभी हमने बात करी कि जो 7वीं अनुसूची है उसमें कुछ केंद्रीय सूची है, समवर्ती सूची है, राज्य सूची। तो तीनों जो सूचियां हैं उनमें अलग-अलग विषय उसमें डिसाइड किए गए हैं कि किस सूची के अंतर्गत कौन से विषय आएंगे। उसी से रिलेटेड ये प्रश्न है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता जो है वो क्या राज्य सूची का विषय है? आपको पता होगा, ये बात एकदम। जनगणना जो है संघ सूची का विषय, ये भी सही है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन, देखिए 2019 का भी प्रश्न था। ये 2019 का भी प्रश्न है, 2022 में भी प्रश्न है, 2023 में भी है। अगर आप समझिए कि 2019 को इस अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप ढंग से एनालाइज़ किए हैं, प्रश्न करने में क्या दिक्कत हो सकती है आपको? राज्यसभा में सीटों का बँटवारा जो है, वो द्वितीय अनुसूची में ना होकर के चौथी अनुसूची, 4th अनुसूची में आपका इसका इस प्रकार से आपका गलत हो जाता है और दल-बदल विरोध देखो वो भी फिर से आपका क्या है, 23वीं आपको जो 2023 के पेपर में इस बात को डाला गया था, ये 10वीं अनुसूची। और तो इस प्रकार से आपका उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आप समझ सकते हैं, ये प्रश्न मैं आपको एकदम क्लियर कट दिखा रहा हूँ, किस प्रकार से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इस प्रकार से आप अगर रिवीजन करेंगे तब आपके लिए फायदेमंद होगा, ना कि आप इस तरीके से इसका तरीका आमतौर पे जो बच्चे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं उनका तरीका ये होता है, उन्होंने प्रश्न पढ़ा कि निम्नलिखित में से कौन-सा सही सुमेलित नहीं है। बस उनको पता चला कि अच्छा राज्यसभा में राज्यसभा में सीटों का जो बँटवारा है तीसरी में नहीं चौथी में है। बाकी ऊपर क्या दिया है, ये क्या दिया है, ये क्या दिया है, इनसे उनको ख़ास मतलब नहीं रहता है। और अगर मान लो ये बात उन्होंने पढ़ी भी है, अगर उनको नहीं आती है तो उसको दोबारा वो पढ़ने की हो सकता है कोशिश भी नहीं करते हैं, हो सकता है बहुत सारे बच्चे करते भी हैं और आम तौर पे लोग इसको इग्नोर करके चले जाते हैं। यही दिक्कत होती है कि प्रीलिम्स पास करने में इतनी ज़्यादा जटिलता बनी हुई है। अगले प्रश्न पे आते हैं। संविधान की 11वीं अनुसूची। देखिए अनुसूची आपकी कितनी महत्वपूर्ण।
11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये आपको बताना, पीसीएस 2015 का प्रश्न है और आपको पता है कि जो 11वीं अनुसूची है वो पंचायती राज से संबंधित है और ये 73वें संविधान संशोधन, 73वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के माध्यम से ये क्या हुआ, जोड़ी गई थी। और 11वीं अनुसूची ये भी पूछा जाता है, इसमें कुल 29 विषय शामिल है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कुल 29 विषय इसमें शामिल हैं। 30 विषय ऐसे हैं जिन पर पंचायतें कोई अपना भी कुछ कानून बना सकती हैं, उनमें अपने निर्णय ले सकती हैं, उसके लिए अपने नियम कानून बना सकती है। इस प्रकार से आपका उत्तर क्या होगा? बी सही रहता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि संविधान उद्देशिका संविधान का भाग है? आपको ये बताना है ऐसा कौन सा वाद है जिसमें इस बार सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा था। तो आपको पता होगा कि मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया जो वाम था, एसआर मुंबई इनका पूरा नाम था, एसआर मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया जो वाद आपका था, उसमें इस बात का जिक्र किया गया था उद्देशिका संविधान का भाग है। ठीक है, 2012 में प्रश्न पूछा गया है। अगले प्रश्न पे आते हैं। शासन प्रणाली सिस्टम ऑफ गवर्नेंस से संबंधित प्रश्न यहाँ पे है। ये कह रहा है कि सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई थी? आपको पता होगा कि जो संसदीय सरकार आपकी जो सरकार की जो मुख्यतः दो प्रणाली जो होती है, एक आपकी संसदीय सरकार है, संसदीय व्यवस्था है, संसदीय शासन प्रणाली है, और दूसरी आपकी संसदीय शासन प्रणाली है, और जो दूसरी आपकी क्या है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई? ये जो संसदीय शासन प्रणाली है मुख्यतः ब्रिटेन की देन है। ये ब्रिटेन में सर्वप्रथम ब्रिटेन में ये ग्रेट ब्रिटेन ये कह लीजिए यूके में ये शुरुआत की गई। और जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है ये एक हिसाब से अमेरिका की शासन प्रणाली है। ठीक है, ये इस प्रकार से आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ग्रेट ब्रिटेन यूके सही हो जाएगा उत्तर ये आपका। अगले प्रश्न में आते हैं। निम्न में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? आपको ये बताना है। जो भारतीय संविधान में भारतीय जो संविधान है तो थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। भारतीय संविधान जो है इसमें कुछ संघीय लक्षण भी हैं, संघीय विशेषताएं भी हैं, लक्षण कह लीजिए, और कुछ जो है आपके एकात्मक लक्षण भी हैं या गैर संघीय एकात्मक, या इन्हीं को कहते हैं गैर संघीय लक्षण, गैर संघीय लक्षण या गैर संघीय विशेषताएं। ये पूछा जा रहा है प्रश्न में कि निम्न में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण आपका नहीं है? आपको बताना है। केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा एक हिसाब से संघीय लक्षण है। पूर्ण रूप से लिखित संविधान जो है आपका, ये भी आपका क्या है, एक संघीय विशेषता को बतलाता है, और स्वतंत्र न्यायपालिका भी आपका एक संघीय लक्षण है। लेकिन जो एकहरी नागरिकता है, जो सिंगल सिटीजनशिप का जो प्रावधान है, ये संघीय लक्षण ना होकर के ये एकात्मक लक्षण है। भारतीय संविधान का ये एकात्मक लक्षण है, एकात्मक विशेषता है आपको, एकात्मक विशेषता है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, भारत में भी एक सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है, और ये जो व्यवस्था है ये ब्रिटेन से ही ली गई है। एकल नागरिकता का जो प्रावधान है वो ब्रिटेन से ही लिया गया है, क्योंकि वहां भी है। ठीक है, और अमेरिका में जो है दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, क्योंकि वहां जो व्यक्ति है वो राज्य का भी नागरिक होता है और उसके बाद एक देश का भी नागरिक होता है। तो वहां पे दोहरी नागरिकता है, ब्रिटेन में एकल नागरिकता है, और वही प्रावधान भारत ने भी लिया है, तो भारत में भी एकल नागरिकता का प्रावधान शामिल है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। ठीक है, कथन ये जो आपका है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता, यहाँ पे निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप में पाए जाते हैं। या आपने देखा होगा कि भारतीय संविधान को जीवंत संविधान कहा जाता है। तो भारतीय संविधान है वो जीवंत संविधान कहा जाता है। ठीक है, जीवंत संविधान कहा जाता है। ये बात आपकी सही है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता भी है और परिवर्तन के भी मूर्त के तत्व मूर्त रूप में पाए जाते हैं। एकदम सही है। तो कारण जो है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैलियों जैसे आधुनिक शैली भी है, परंपरागत शैली भी है, और संत शैली के तत्व समाहित है। तत्व समाहित है, इस प्रकार से कार्ड भी सही हो जाता है। तो निरंतरता एवं परिवर्तन के जो तत्व हैं की वजह क्या है कि जो राजनीतिक कार्यशैली इसमें आधुनिक शैली भी है
और आपकी परंपरागत शैली भी और संत शैली है। इस प्रकार से आपका उत्तर क्या होगा, ये और आर दोनों सही होंगे और आर जो होगा एक ही सही व्याख्या करेगा। तो उत्तर ये आपका सही होगा। यूपी पीसीएस के 2020 के प्रश्न पत्र में ये पूछा गया था प्रश्न। अगले प्रश्न पे आते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ये जो आपका है कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है। आप ध्यान दीजिए, अर्ध संघात्मक कहा जाता है। ठीक है, एकदम सही है आपकी, वही बताते हैं आपको इसको डिटेल में। ठीक, अर्ध संघात्मक कहने की एक बात जरा यहाँ पे देखिए, क्योंकि भारतीय संविधान में जो संघीय लक्षण के साथ साथ गैर संघीय लक्षण भी पाए जाते हैं। संघीय विशेषताओं के साथ साथ एकात्मक विशेषताएं भी पाई जाती हैं। इन दोनों का एक सम्मिश्रण है भारतीय संविधान में। इसलिए जो केसी हुएर एक राजनीतिक विश्लेषक हुए हैं जिन्होंने भारतीय संविधान को अर्धसंघात्मक कहा है। ये आपका स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ पे अर्धसंघात्मक कहने का मतलब है कि यहाँ पे संघीय विशेषताएं भी हैं, संघीय लक्षण भी हैं भारतीय संविधान में, और आपके एकात्मक लक्षण भी हैं, एकात्मक लक्षण भी है। ठीक है, इस प्रकार से आपका जो ये प्रश्न है, ये आपका कथन है, आपका सही हो जाता है। कारण है कि भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनरीक्षण पुनरीक्षण का अधिकार प्राप्त है, मतलब न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है। ये भी क्लियर है कि भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जो समय समय पर जो कानूनों की संवैधानिक वैधता की जांच के लिए न्यायिक समीक्षा करती है। ये भी आपका कारण भी सही है, लेकिन दोनों एक कथन भी आपका सही है और कारण भी सही है, लेकिन ये भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक इसलिए नहीं कहा जाता है कि भारत की जो स्वतंत्र न्यायपालिका है उसमें न्यायिक समीक्षा का अधिकार है। ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं। इसलिए आपका उत्तर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा कि ये और आर दोनों सही तो हैं, लेकिन आर जो आपका कारण है वो एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। इस प्रकार से उत्तर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। किसने कहा था भारत अर्धसंघात्मक राज्य? अभी मैंने डिटेल किया कि जो भारत अर्धसंघात्मक राज्य कहने के जो कारण हैं कि भारत में संघात्मक लक्षण भी हैं और संघीय लक्षण भी हैं और एकात्मक लक्षण भी हैं। इसीलिए राजनीतिक विश्लेषक जो आपके केसी हुएर जी जो हैं, उन्होंने भारतीय संघ को अर्धसंघात्मक राज्य बोला है। अगले प्रश्न पे आते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं आपको समान है? प्रश्न ये पूछ रहा है, ये जो नीचे कुछ विशेषताएं दी गई हैं, इनमें से ऐसी कौन सी जो हैं जो भारत के संविधान में और अमेरिका के संविधान में, कह लीजिए राजनीतिक व्यवस्थाओं में जो समान है, दोनों जगह ये चीजें पाई जाती हैं। आपको पता है कि अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं। ये कहा, भारत में तो अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं, ये भारत के हिसाब से ये ठीक है, लेकिन ये जो अमेरिका में ये कहाँ पे है, केंद्र के पास है। अमेरिका में ये राज्यों के पास है। अमेरिका में जो ये अवशिष्ट शक्तियां हैं वो राज्यों के पास है। अमेरिका में राज्यों के पास है, राज्यों के पास है। इस प्रकार से ये क्या हुआ, आपकी समान नहीं है। दूसरी है अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास है। मैंने बताया कि अवशिष्ट शक्तियां अमेरिका में राज्यों के पास है, भारत में केंद्र के पास है। इस प्रकार से दूसरा भी स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। और राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है। ये बात आपकी जो सही है कि अनुच्छेद, आप भारतीय संविधान के अनुच्छेद अगर 111 को देखेंगे, अनुच्छेद 111 को अगर आप देखेंगे तो उसमें राष्ट्रपति की वीटो शक्ति का उल्लेख किया गया है, जिसमें पॉकेट वीटो भी है। और भारत के राष्ट्रपति के पास भी पॉकेट वीटो की शक्ति है और अमेरिकी राष्ट्रपति के पास भी पॉकेट वीटो की शक्ति है। भारत के राष्ट्रपति और अमेरिकी राष्ट्रपति में बस केवल ये डिफरेंस है कि भारत का राष्ट्रपति अपनी पॉकेट वीटो में जो पॉकेट वीटो की शक्ति का इस्तेमाल करके किसी भी विधेयक को एक अनिश्चित काल के लिए उसको एक हिसाब से अपने पास रख सकता है, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति के पास उसको एक निश्चित समय के अंदर उसको उस पर कार्रवाई करना होगा या जवाब देना होगा। ठीक है, इसीलिए ये भी कहा जाता है कि भारतीय राष्ट्रपति की जो जेब है वो अमेरिकी राष्ट्रपति की जेब की तुलना में काफी बड़ी है। इस प्रकार से आपका उत्तर क्या होगा, ये 3 सही हो जाएगा क्योंकि ये समान है। और चौथा, जो उच्च सदन में कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं, तो ये अमेरिकी जो संविधान है उसमें इस प्रकार की व्यवस्था आपको देखने को नहीं मिलेगी। आपकी भारतीय संविधान में जो आपकी उच्च सदन है उसमें 12 जो सदस्य हैं उनको राष्ट्रपति साहित्यिक, कला, विज्ञान और सहकारिता के आधार पर वो उनका चयन करता है। तो इस प्रकार से ये आपका गलत हो गया प्रश्न के मांग के अनुसार। आपका उत्तर क्या होगा, केवल 3 आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार आपका उत्तर ए सही हो। अगले प्रश्न पे आते हैं।
राष्ट्रीय प्रतीक, ठीक है। राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन से कथन सही है आपको बताना है। पहला है भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है। ये आपका स्टेटमेंट जो है वो गलत है कि विक्रम संवत पे ना आधारित होकर के शक संवत पर आधारित है। ये शक संवत पर आधारित है, ये गलत हो गया। राष्ट्रीय पंचांग को 26 जनवरी 1950 को ना अपनाकर इसे 1957 में अपनाया गया था। इस प्रकार से भी गलत हो गया। और आपका जो उत्तर है नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए, तो ना तो एक और ना ही। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। संघ राज्य क्षेत्र से प्रश्न है। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कार्ड आर कहा गया है। अभिकथन ए जो दिया गया है, किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश। ये यूपी पीसीएस 2023 का प्रश्न है। जरा इसको डिटेल में देखिए। यही प्रश्न सॉल्व करके मैं आपके समक्ष यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ और यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप देखिए अभिकथन ये जो है, किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति राष्ट्रपति संसद को देता है और इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करते हैं। ये बात आपकी सही है कि एक निश्चित अवधि के अंतर्गत आपको प्रस्ताव है तो प्राप्त करना होता है। दूसरा कारण आर क्या है, राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं। ये भी बात आपकी सही है कि कोई भी राज्य विधानमंडल कोई भी राष्ट्रपति को प्रस्ताव देता है तो राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य नहीं है। दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। ये और ठीक है, ये और आर दोनों सही है, लेकिन ये आपकी व्याख्या जो है वो सही व्याख्या नहीं करता है। इस प्रकार से आपका उत्तर क्या होगा, क्योंकि आपको मैंने बता दिया है इसको यहाँ पे आप क्योंकि लगाइए। और अगर इस प्रकार से आपका अगर जस्टिफाई हो रहा है तो आप तो समझिए कि ये सही है, अदरवाइज क्या है, ये गलत है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं हम। भारत में संघीय व्यवस्था के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं आपके। आपको बताना है संघीय व्यवस्था के संदर्भ में प्रश्न पूछा जा रहा है। इसमें इसके विषय में आपको बताना है, दो कथन दिए गए हैं। पहला है कि भारत के संविधान के तहत राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। ये बात एकदम सही है। आप अगर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 देखेंगे और इसको पढ़ेंगे तो उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि जो भारतीय संघ है वो राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है और इसलिए भारतीय जो राज्य हैं, राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। और ये स्टेटमेंट आपका ये जो है वो सही हो जाता। फर्स्ट, अलगाव की वकालत मात्र से ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षा मिलेगी। ये स्टेटमेंट आपका गलत है। और प्रश्न कह रहा है नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इस आधार पे ये आपको ध्यान दीजिएगा, आप अनुच्छेद 1 पढ़िए। आप भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 जब पढ़ेंगे वहां पे इस बात का जिक्र हो जाएगा, इस बात का उल्लेख किया गया है। तो इस प्रकार आपका उत्तर ए सही हो जाएगा, केवल एक सही। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। आपको ये राज्य दिए गए हैं नीचे और इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। आपको बताना है कि गोवा राज्य कब बना। आपको पता होगा कि 1961 में, वर्ष 1961 में पुलिस कार्यवाही के द्वारा गोवा, दमन दीव और दादर नगर हवेली जो है कार्यवाही की गई और उसके बाद इसको यूनियन टेरिटरीज का दर्जा दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश या संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। लेकिन जो गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा वर्ष 1987 में दिया गया था। आप ये ध्यान दीजिएगा, गोवा को जो पूर्ण राज्य का दर्जा है वर्ष 1987 में दिया गया था। ठीक है, एक बात यहाँ क्लियर होगी। कालानुक्रम पूछ रहा है तो हमको पता होना चाहिए। आपको पता होगा जो तेलंगाना आपका राज्य जो है, ये तेलंगाना राज्य आपका 29वां राज्य था और इसे 29वां राज्य के रूप में इसे वर्ष 2014 में इसको स्वराज्य का दर्जा दिया गया। आपको पता है कि जो हरियाणा है वर्ष 1966 में, जो आपका पंजाब जो प्रांत हुआ करता था उसको अलग करके चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब के रूप में अलग, चंडीगढ़ को एक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया, हरियाणा को एक नए राज्य के रूप में दर्जा दिया गया। 17वें राज्य के रूप में इसको दर्जा दिया गया था और ये कब किया गया था, 1966 को। और जो आपका उसके बाद इसी एरिया से हिमाचल प्रदेश को 18वें राज्य के रूप में हिमाचल प्रदेश को दर्जा दिया गया था। तो हमको जो प्रश्न का डिस्कस करना हरियाणा के संदर्भ में करना है। और आपको पता होगा जो झारखंड राज्य है वर्ष 2000 में आपको पता होगा कि तीन राज्यों को
पृथक करते हुए 3 नए राज्यों की स्थापना या गठन किया गया। जो बिहार है, बिहार से का जो दक्षिणी हिस्सा था उसको काट करके एक नए राज्य झारखंड को बनाया गया। उत्तर उत्तर प्रदेश से जिसका उत्तरांचल वाला जो पहाड़ी हिस्सा था उसको उत्तराखंड के नाम से उसको एक नया राज्य बनाया गया, और मध्य प्रदेश का जो हिस्सा था उससे एक नए राज्य छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ को बनाया गया। इस प्रकार से आप इस क्रोनोलॉजी के देख सकते हैं कि गोवा जो पूर्ण राज्य का दर्जा वर्ष 1987 में मिला, झारखंड को वर्ष 2000 में मिला, तेलंगाना को वर्ष 2014 में मिला, और हरियाणा जो है उसको वर्ष 1966 में मिला। इस आधार पे इस आधार पे आप क्रोनोलॉजी को जरा समझ सकते हैं। यहाँ पे हरियाणा सबसे 1966 का मतलब सबसे पहले इन 4 राज्यों में सबसे पहले अगर पूर्ण राज्य दर्जा मिला है, तो हरियाणा को मिला है, तो आपका 4 क्या होगा, पहले आ जाएगा। उसके बाद आपका 1966 के बाद आपका अगर कोई राज्य आएगा तो गोवा आएगा, जो यहाँ पे फर्स्ट दिया गया है, गोवा 1987 में बना। उसके बाद आपका झारखंड बनता है थर्ड, उसके बाद फिर आपका तेलंगाना बनता है। इस प्रकार से आपका उत्तर क्या होगा, बी सही होगा। आपको पता है कि वर्तमान में जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन करने से पहले 29 राज्य थे, लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य का जब पुनर्गठन किया गया उसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेशों में जब विभाजित किया गया, तो तब कितने कुल 28 राज्य बचे, और वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 संघ शासित प्रदेश हैं। 8 संघ शासित प्रदेश हैं। 8 संघ शासित आपके प्रदेश। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य? आपको बताना है। बहुत भाषा के आधार पर सबसे पहले अगर किसी राज्य का गठन किया गया तो आंध्र प्रदेश को, जो तेलुगु भाषी राज्य था, तेलुगु जो भाषी राज्य था, मद्रास के अंतर्गत जो तेलुगु भाषी जो क्षेत्र था, वहां पर एक भाषा के आधार पर राज्य गठन की एक हिसाब से आंदोलन वहां पे चला, और उसके आधार पर अक्टूबर 1953 में भाषा के आधार पर पहले राज्य के रूप में आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। ठीक है। और आपको पता होगा कि इसी भाषा के आधार पर राज्य की मांग के लिए 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद श्री रामुलु जी का निधन हो गया था। ये आप ध्यान रखिएगा, जी का एक हिसाब से निधन हो गया था। ये आपका पहला राज्य था, आपका आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला, और ये कब बना था, अक्टूबर 1953 में बना था। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न नागरिकता से संबंधित है। ये प्रश्न है कि भारत के संविधान के किस भाग में, आपको भाग बताना है, किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं, ये आपको बताना। मैंने अभी इसके पहले डिस्कस किया कि आपके जितने भी भाग हैं वो आपके महत्वपूर्ण हैं, अनुसूचियां आपकी महत्वपूर्ण हैं, आपके कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, ये सब कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है, ये आपके काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न आमतौर पर पूछे ही जाते रहे। तो आपको मैंने बताया था कि भारत के जो भाग 2 है, भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर के 5 से लेकर के 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो इस प्रकार से आपका भाग जो आंसर होगा बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। ये मूल अधिकार से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था? ये आपको बताना है। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था ऐसा, या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, या डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने कहा था? आपको इनके विषय में मैंने इसके पहले वाली वीडियो में डिटेल में मैंने जिक्र किया है, इसको आप अगर आपने नहीं देखा है तो उसको आप जा करके देखिए। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे, वो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति। उसके बाद एक प्रथम उपराष्ट्रपति रहे हैं, आपको पता होगा 1952 से लेकर के तो वर्ष 1962 तक। उसके बाद वर्ष 1962 से लेकर के और वर्ष 1967 तक भारत के द्वितीय राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया। इस प्रकार से हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा था, सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता, जो मतलब मौलिक अधिकारों के संदर्भ में कहा गया था, ये डॉक्टर एस राधाकृष्णन के द्वारा कहा गया था। इस प्रकार से आपका उत्तर क्या होगा, डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21, काफी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, यहाँ से आमतौर पे भी प्रश्न पूछे जाते रहे।
के दायरे में नहीं आता है, ये आपको बताना है कि अनुच्छेद 21 के दायरे में कौन-सा नहीं आता है। एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता आपको पता है, ये आपके हिसाब से ये आपका अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न, ये भी आपका के हिसाब से गरिमामय जीवन के रूप में आता है। अगर देखा जाए पानी की गुणवत्ता को दूषित करना, ये भी आपका अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। लेकिन जो डेथ पेनाल्टी है, डेथ पेनाल्टी संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत नहीं आती है। इस प्रकार से आपका उत्तर जो होगा वो आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? ठीक है, हाँ। अगला प्रश्न है आपका है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है? इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन है दोहरे दंड की धारा, कार्योत्तर विधि, यातना के विरुद्ध निषेध, स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने से निषेध। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है यहाँ पे अनुच्छेद 20 के संदर्भ में। आपको पता है कि अनुच्छेद 20 जो है अगर किसी भी व्यक्ति को दोष सिद्ध से संरक्षण, ये इसकी जो है दोष सिद्ध से संरक्षण के संदर्भ में इसका जो प्रावधान किया गया है, इसके संदर्भ में अनुच्छेद जो 20(1), 20(2) और 20(3) जो है आपका का जिक्र किया गया है। और आपको पता है कि दोहरे की आपको किसी भी एक अपराध के लिए 2 बार दंड आप किसी भी व्यक्ति को नहीं दे सकते हैं। दोहरे दंड की धारा, इसका आप क्या किया गया है, इसको प्रोहिबिट किया गया है इसके अंतर्गत। ये आपका कार्योत्तर विधि एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ मेथड, मतलब आप इसका मतलब ये है कि आपने मान लो कि आज की डेट में, आज 28 फरवरी की डेट में आपने कोई अपराध किया है और कोई अपराध इस अनुच्छेद 20 के अंतर्गत कोई ऐसा ऐसा आपका नियम लागू नहीं होगा कि आज आपने अपराध किया, उस अपराध के लिए आप क्या एक हिसाब से एक्स पोस्ट फैक्टो की बाद में कोई विधि बना करके आप इस समय को आप उसमें शामिल कर लें। इस प्रकार इसको भी आपको शामिल नहीं किया गया। ठीक है, यातना के विरुद्ध निषेध जो है, ये प्रोविजन अगेंस्ट जो टॉर्चर है, इसको ये क्या है, इसमें शामिल नहीं है और ये आपका गलत है। और जो तीसरा है स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने से निषेध, कि कोई भी व्यक्ति जिसको अपराध के अंतर्गत उसको रखा गया है, उसको साक्ष्य देने के लिए उसको बाध्य नहीं किया जा सकता। ये अनुच्छेद 20 के अंतर्गत ये 3 प्रावधान किए गए हैं। इस प्रकार से जो शामिल नहीं है वो आपका यातना के विरुद्ध निषेध है। इस प्रकार से आपका उत्तर सी सही जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए आपका जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता है। आपको पता है कि ये बात सही है कि भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक वर्ग जो है उनको परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक है, अगला जो का कारण जो दिया गया है, संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है। ये बात आपका सही है कि भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक जो लोग हैं उनको उनको इसमें को मान्यता प्रदान किया गया है। इस प्रकार से दोनों आपके कथन सही हो जाते हैं। लेकिन ये इस मान्यता की वजह से इसको परिभाषित नहीं किया गया, ये बात गलत है। तो इस प्रकार से दोनों आपके कथन सही है, लेकिन आर जो है वो ये की सही व्याख्या नहीं है। ये इस प्रकार से आपका उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी कर रिट आपको किस रिट को जारी करता है? रिट के संदर्भ में मैंने इससे पहले वाली क्लास में काफी डिटेल डिस्कशन किया हुआ है, उसको आप जा करके देख सकते हैं रिट का। ठीक है, तो ये आपका जो है जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, हैबियस कॉर्पस जो है, हैबियस कॉर्पस जो है वो उससे उसके आधार पर वो रिट जारी कर सकता है अगर किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन हो। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नांकित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? आपको ये बताना है। ये आपको जो रिट है आपकी, जो 5 प्रकार की रिट होती है, जो 5 प्रकार की रिट है आपकी, आपको बताना चाहिए। 5 प्रकार की रिट है, इसमें 4 आपकी दी हुई है, आपको बताना है इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है। जो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट है वो टू हैव द बॉडी ऑफ, इसको यहाँ पे है, इसका मतलब ये होता है कि सशरीर उपस्थित किया जाए, सशरीर सशरीर उपस्थिति, सशरीर उपस्थिति किया, टू हैव द बॉडी ऑफ। ठीक है, ये आपका सही है। परमादेश बी कमांड की इसको कहते हैं कि हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं। ठीक है, जो आपका प्रतिषेध है, प्रतिषेध का टू बी सर्टिफाइड, तो टू बी सर्टिफाइड है प्रतिषेध के लिए इस्तेमाल ना हो करके ये उत्प्रेषण के लिए इस्तेमाल होता है। ये उत्प्रेषण के लिए
प्रेषण के लिए टू बी सर्टिफाइड कहते हैं। तो इस प्रकार से आपका प्रतिषेध जो है ये आपका गलत हो जाएगा। अधिकार परीक्षा है बाय व्हाट अथॉरिटी, कि आपको आपको बताना होगा किस आधार पे आपने, ये आमतौर पे जो सरकारी पद होते हैं उनके संदर्भ में अगर वहां पे आप योग्य नहीं है कि किस आधार पे आपने उसको ज्वाइन किया हुआ है, तो ये आपका सही है। तो इस प्रश्न के आधार पे आपका ये गलत हो जाता है प्रतिशत टू बी सर्टिफाइड, ये मिलान सही गलत है। और टू बी सर्टिफाइड के लिए जो आपका जो पांचवा यूनिट है उत्प्रेषण का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इनको आप डिटेल में पढ़ लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। आप मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 32 को, जब 32 में जाएंगे वहां पे आपके पांचों प्रकार के आपके रिट पता है। रिट जो है वो भारत जो सर्वोच्च न्यायालय है अनुच्छेद 32 के तहत जारी कर सकता है, और उच्च न्यायालय जो है अनुच्छेद 226 का इस्तेमाल करते हुए रिट को जारी कर सकता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना सिद्धांत को बुनियादी ढांचा सिद्धांत भी कहा जाता है का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मुकदमे में किया है? तो इस प्रश्न का, ये जो प्रश्न है इसका एक हिसाब से हल जो है इसके पहले वाले वीडियो में इसको भी किया जा चुका है। तो ये आपको पता होगा, मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य जो 1967 का जो हुआ था, इसको भी मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। और केशवानंद भारती बनाम जो केरल राज्य था, इसको तो मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। 1973 का है, और ये काफी सबसे महत्वपूर्ण ये जो वाद रहा है अभी तक में, काफी महत्वपूर्ण और चर्चित वाद है। इसमें जो मूल ढांचा का सिद्धांत है वो सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया था। इस प्रकार से आपका उत्तर क्या होगा? सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? देखो यहाँ पे क्या पूछा है, सही है। और कभी कभी पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होता है और आपके गलत होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। तो मैं बार बार इस बात पे जोर दे रहा हूँ, इस पे आप फोकस करिए, सही है पूछ रहा है, सही नहीं पूछ रहा है। ठीक है, अब ऑप्शन देखते हैं। अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे, जो आपने अधिकार पढ़े हैं, जो आपको जैसे मौलिक अधिकार हो गए, तो नागरिकों के विरुद्ध है वो राज्य के दावे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि नागरिकों को एक हिसाब से अधिकार है, तो नागरिकों के विरुद्ध कैसे हो सकते हैं? आप जरा एक कॉमन सेंस आप लगा करके इसका उत्तर आप देख सकते हैं। क्योंकि ये तो जो अधिकार है वो नागरिकों के लिए ही है, तो नागरिकों के विरुद्ध कैसे हो सकते हैं? ठीक, ये गलत हो गया इस आधार पे। अधिकार वे विशेषाधिकार हैं जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट हैं। ये भी कोई जरूरी नहीं है कि वो ऐसे विशेषाधिकार हों जो राज्य के संविधान में समाविष्ट हो। ये भी आपका आपका क्या है, अधिकार को अच्छे से परिभाषित नहीं करता है। अधिकार जो है राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। क्योंकि अगर किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो आपको पता है कि अनुच्छेद 32 के तहत वो सर्वोच्च न्यायालय में उसकी के लिए वो जा सकता है और न्याय न्याय की अपील कर सकता है। तो इस प्रकार से आपका जो उत्तर है वो सी सही हो जाता है कि अब ये राज्य के विरुद्ध हैं नागरिकों के दावे। इस प्रकार से उत्तर आपका सही है। और अधिकार अधिकांश लोगों के विरुद्ध कुछ नागरिकों के विशेष अधिकार हैं, ये भी आपका बिल्कुल गलत है। और आपका जो उत्तर है अधिकार को जो डिफाइन करने का, वो आपका सी बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। राज्य के नीति निषेध तत्व से प्रश्न बनाए गए हैं यहाँ पे, क्योंकि ये भी आपको पता होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। इसका जो जिक्र अभी मैंने बताया था, ये भाग 4 में किया गया है। भाग 4 में इसका उल्लेख किया गया है, और अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक, 36 से 51 तक इसमें अनुच्छेद जिक्र किए गए। तो राज्य के नीति निषेध तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन कौन से भागों में विभाजित किए गए हैं? ये बताना है कि 36 से 51 तक अनुच्छेद दिए गए हैं नीति निषेध तत्वों के अंतर्गत। इन्हें एक सहज अध्ययन के लिए बताया गया कि समाजवादी हैं कुछ, कुछ उदार बौद्धिकतावादी हैं, कुछ गांधीवादी हैं। ये आपके तीनों हैं। इस प्रकार तीनों में एक सामान्य वर्गीकरण किया गया है, लेकिन ये आपको सहज अध्ययन के लिए बस किया गया है। संविधान में इस प्रकार का कोई वर्गीकरण नहीं किया गया है। संविधान में जब राज्य के नीति सिद्धांत लिखे गए, उसमें इस प्रकार का कोई क्लासिफिकेशन नहीं किया गया। ये अपनी सहज अध्ययन के लिए ये बस व्यक्तिगत रूप से किया गया है, हिसाब से देखा जाए। तो इस प्रकार से आपका उत्तर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं? देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, पीसीएस 2020 का प्रश्न है ये। अनुच्छेद 39, यहाँ पे इससे पहले एक अनुच्छेद 39 का था, ये आई नहीं, यहाँ पे ये है, आपका ध्यान देना चाहिए। समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता सही है आपका। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, ये भी आपका सही है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, ये काफी इंपॉर्टेंट है, मैंने इससे पहले भी इसका जिक्र किया है। काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके इस बार की 17 मार्च को पेपर होने वाला है, उसमें समान नागरिक संहिता से कोई ना कोई प्रश्न आने की अधिक से अधिक संभावना है। यहाँ से इसको आप लोग डिटेल में पढ़ लीजिएगा, इसके बारे में जो भी जानकारी है।
और आपका जो अनुच्छेद जो डी ऑप्शन है अनुच्छेद 48 है न्यायपालिका का व कार्यपालिका से पृथक्करण, ये आपका नहीं है, ये अनुच्छेद आपका 50 में। ये आपका अनुच्छेद 50 में है, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। इस प्रकार से आपका उत्तर डी आपका इस प्रकार सही सुमेलित नहीं है और ये गलत हो जाता है। ठीक ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं, फिर से ही पूछ रहा है, आपको यही बताना है। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, अभी मैंने बताया कि अनुच्छेद किसमें है, 50 में है। ठीक है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों की अभिवृद्धि के लिए अनुच्छेद 46 में इस बात का जिक्र किया गया है। ठीक। सहकारी जो समितियां हैं उनके संवर्धन के लिए अनुच्छेद 43 को यहाँ पे 43 जो है आई लिखा हुआ है यहाँ पे ए की जगह हिसाब से ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है, क्योंकि अनुच्छेद जो 43 बी में इसका जिक्र किया गया है और इसको 97वें संविधान संशोधन 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 आप ध्यान दीजिएगा, उसके माध्यम से इस अनुच्छेद को इसमें जो राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत हैं उसमें संशोधन किया गया और अनुच्छेद 43 बी को शामिल किया गया सहकारी समितियों के संवर्धन के लिए। इस प्रकार से आपका जो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग अनुच्छेद जो सी है वो सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पे अनुच्छेद 43 बी होना चाहिए। ग्राम पंचायतों का गठन, उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाना, ये आपका अनुच्छेद 40 में आपका सही है। इस प्रकार से इस प्रश्न का जो उत्तर है आपका सी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई? तो श्रमिकों की जो प्रबंधन में भागीदारी है वो अनुच्छेद 43 ए के माध्यम से, इसको 43 ए के माध्यम से उनकी प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये अनुच्छेद क्या होगा, 43 इस ये होगा इसके माध्यम से। अनुच्छेद 45 आपने पढ़ा ही है, 39 में आपके पास जो एक हिसाब से इसमें 39 ए की आपने समान न्याय एवं विधिक सहायता की बात करी है। ठीक है, और इस प्रकार से 38 में सामाजिक आर्थिक जो न्याय है उसकी बात की गई है इसमें एक हिसाब से कि जो हाँ सामाजिक आर्थिक न्याय की बात की गई 38 में। ठीक है, और 43 ये में आपका जो प्रश्न के अकॉर्डिंग जो कह रहा है श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है, ये आपकी डी के ऑप्शन डी जो डी है आपका अनुच्छेद 43 ए इसके माध्यम से सुनिश्चित की गई है। ठीक है, इनको आप ठीक है इनको जितने भी आपके जो 36 से लेकर के 51 तक आपके अनुच्छेद हैं, ये आपको बिल्कुल आपके बिल्कुल विद इन सेकंड में आपको पता होना चाहिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत क्या है, तभी आप प्रश्न वहां पे सही कर पाएंगे और आपका समय भी बचेगा, क्योंकि आप इतने प्रश्न लगातार देख रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालाइज कर रहे हैं, आपको पता चल रहा है कि बार बार यहाँ से पूछे जा रहे हैं प्रश्न, तो आपको याद होने बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इस तरीके के प्रश्न वहां पे आएंगे तो आप 1 मिनट की जगह आप 10 सेकंड में उस उत्तर को आप उत्तर कर लेंगे, तो वो आपका जो 50 सेकंड होंगे वो आपके बचेंगे, तो आप अगले प्रश्न में काम आएंगे। इसके लिए आप बहुत जरूरी है। ठीक है, अगले प्रश्न में आते हैं। निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवन को रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं? आपको बताना है कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर के या वन्य जीवों की सुरक्षा को लेकर के किस किस संविधान भारत के संविधान में किसमें ऐसे प्रावधान किए गए हैं? तो आपको पता होगा कि आप अगर केवल उसमें जो राज्य के इसमें प्रश्न जो दिया गया है, केवल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में या केवल मूल कर्तव्यों में या ये और बी दोनों में? तो आपको पता होगा इसका उत्तर क्या है, दोनों सही है, क्योंकि केवल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अगर आप अनुच्छेद अनुच्छेद आप 48 ए देखेंगे, 48 ए देखेंगे इसको, तो इसमें पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, और ये अनुच्छेद 48 ये जो है वो 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से राज्य के नीति सिद्धांतों में जोड़ा गया था। ठीक है, ये आप ध्यान दीजिएगा। और मूल कर्तव्यों में भी अगर आप देखेंगे अनुच्छेद आपका जो यहाँ पे है अनुच्छेद 51 अनुच्छेद 51 ए का जो जी वाला सेक्शन है, जो जी है उसमें इसके पर्यावरण के संदर्भ में प्रावधान शामिल है। इस प्रकार से आपको मैंने दोनों डिस्कस कर दिया कि कहाँ-कहाँ पे पाए जाते हैं और तो आपका उत्तर जो होगा आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों तथा मौलिक कर्तव्यों दोनों का एक भाग है? तो अभी मैंने जिक्र किया कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर के जो भी प्रावधान है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 ए के अंतर्गत नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल है और अनुच्छेद 51 ए जी के अंतर्गत जो है हमारे मूल कर्तव्यों में शामिल है। तो ये दोनों जो पर्यावरण संरक्षण का जो प्रावधान है वो दोनों में शामिल है। इस प्रकार से आपका उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा पर्यावरण का संरक्षण।
ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। देखिए यूपी पीसीएस 2023 का 2023 का एक क्वेश्चन है और यहाँ पे जरा देखिए ये यूपी पीसीएस 2019 का प्रश्न है। इसी क्वेश्चन को आधार बनाते हुए बस क्वेश्चन की विषय वस्तु, उसका जो पूछने का तरीका केवल चेंज किया गया है, बाकी प्रश्न अगर देखा जाए तो वही है। कि उसमें प्रश्न में जो उत्तर यहाँ पे दिया गया है उसको प्रश्न बना दिया गया है और जो प्रश्न है उसको उत्तर बना दिया गया है। इस प्रकार से प्रश्न को डिराइव किया गया। अब आप कहेंगे कि ये प्रश्न क्या है? 2019 के पेपर का प्रश्न है, 2023 में आया है। लेकिन आपको ये प्रश्न आपको एज़ इट इज़ प्रश्न वहाँ पे नहीं मिल रहा है, तो एज़ इट इज़ नहीं मिल रहा है। यही तो आपका क्या है, डिटेल एनालिसिस है और एक अच्छे से जो पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने का एक हिसाब से फ़ायदा है कि आप अगले जो आने वाले एग्ज़ाम है उसमें भी आप इस फ़ायदे को देख सकते हैं। ठीक, अगले प्रश्न पे आते हैं। मूल कर्तव्य से प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? किस अनुच्छेद पूछ रहा है? अभी मैंने इसका जिक्र किया कि अनुच्छेद 51 ए। यहाँ पे क्या दिया 51, यहाँ पे देखो ये दिया हुआ है, यहाँ पे 51 ए होना चाहिए। अनुच्छेद 51 ए में जो है ये मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया और उसी के अंतर्गत जो एक जी, इसमें सब क्लॉज जो जी वाला सेक्शन है, इसमें पर्यावरण को शामिल किया गया था। आपको पता होगा कि मूलतः जब 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 10 मौलिक कर्तव्य आपके शामिल थे। 10 मौलिक कर्तव्य थे। इनको भी आप मौलिक कर्तव्य जो हैं, ये भी आप एक-एक करके याद कर लीजिए। ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे क्योंकि इस तरीके से प्रश्न पूछे। जो 11वां मौलिक कर्तव्य है, 11वां जो मौलिक कर्तव्य आपका है, 11वां जो मौलिक कर्तव्य है, वो 86वें संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया और वर्तमान में जो आपके कुल मौलिक कर्तव्य हैं, वो 11 हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं? आपको ये बताना है। ये पीसीएस 21 का प्रश्न है और आपको बताना है कि जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य आपका नहीं है। पहला आपका जो ये है स्टेटमेंट है, आम चुनाव में मतदान। क्या आम चुनाव में मतदान करना कि किसी व्यक्ति का मौलिक कर्तव्य है? ठीक है, आपको पता होगा, आपने अगर डिटेल में इसको पढ़ा होगा तो ये आपका मतदान करना किसी भी व्यक्ति का मौलिक कर्तव्य नहीं है। ऐसा जो 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए उसमें इस प्रकार का उल्लेख नहीं है। आप 11 के 11 मौलिक कर्तव्य हैं वो आप याद कर लीजिए बहुत बेहतर ढंग से, क्योंकि ये आप 10 मिनट में 15 मिनट में आप इसको याद कर पाएंगे आराम से। तो यहाँ से प्रश्न पूछे ही जा रहे हैं। तो बी है आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास। ये आपको पता होगा, ये मौलिक कर्तव्य में इसका जिक्र किया गया है। ठीक है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा, ये इसका भी जिक्र किया गया है और संविधान का पालन तथा इसके आदर्शों का सम्मान करना, ये भी आपके मौलिक कर्तव्य का जिक्र किया गया है। इस प्रकार से प्रश्न के अनुसार आपका आम चुनाव में मतदान करना कि मौलिक कर्तव्य नहीं है। आप मौलिक कर्तव्य की जो पूरी एक जो 11 मौलिक कर्तव्य हैं उनको आप जा करके अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। यहाँ से प्रश्न जरूर आते हैं कहीं ना कहीं। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक मौलिक कर्तव्य नहीं? फिर से देखिए आप पता है ये 2022 का प्रश्न प्रश्न है। इससे पहले कौन सा 2021 का प्रश्न था। यहाँ भी प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है और इधर भी प्रश्न क्या पूछा गया, कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। बस क्या है, आपकी कुछ चीजें बदली गई, जैसे प्राकृतिक वातावरण की रक्षा एवं संवर्धन करना, एक हिसाब से पर्यावरण है। इसका मैंने बताया कि मौलिक कर्तव्य 51 ये जो आपका जी है इसमें जिक्र किया गया अनुच्छेद आर्टिकल में के पहले हमने डिस्कस किया। राष्ट्रगान का सम्मान करना आपका क्या है, मौलिक कर्तव्य। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना, ये आपका मौलिक फंडामेंटल ड्यूटी ना होकर के ये डीपीएसपी का पार्ट है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत ये आता है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना। ये आर्टिकल 49 49 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 49 के अंतर्गत इस प्रकार का प्रावधान किया गया है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, आप देखिए, आपने अगर यहाँ पढ़ा होगा तो यहाँ 21 में भी सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना दिया हुआ है और यहाँ भी दिया हुआ, यहाँ भी दिया हुआ है। तो ये दो ऑप्शन आपका सेम मिल गया। बस देखिए आप 21 वाले 22 वाले प्रश्न में इतना बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है और प्रश्न जो है लगभग सेम थीम पे बनाया गया है। प्रकार से आपका उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आपको मैंने ये भी बता दिया अनुच्छेद 49 के अंतर्गत आता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण आपका है। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं? देखिए बार-बार देखो 3 क्वेश्चन सेम थीम पे पूछे गए मौलिक कर्तव्यों से, क्योंकि आपको अगर 11 मौलिक कर्तव्य याद होंगे तो आपको ये प्रश्न करने में आसानी होगी। लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, 15 में पूछा गया, 21 में पूछा गया, 22 में पूछा गया। हो सकता है 24 में भी प्रश्न पूछ लिया जाए मौलिक कर्तव्य में लगभग इसी थीम पे। आप इसको देख सकते हैं।
आपका क्या है? देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र की सेवा करना, ठीक है, ये मौलिक कर्तव्य आपका है। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना, ये भी आपका क्या है? आपका मौलिक कर्तव्य है। ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना, ये आपको पता है मौलिक कर्तव्य ना होकर के ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में आता है। ठीक है, अनुच्छेद 40 के अंतर्गत आता है। ठीक है। इस प्रकार से ये आपका गलत हो गया और सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना एवं हिंसा से दूर रहना, ये आपका मौलिक कर्तव्य है। इस प्रकार से इस 56 का जो प्रश्न का जो उत्तर है वो सी हो जाएगा, क्योंकि ग्राम पंचायतों का जो गठन करना ये आपके मौलिक कर्तव्यों का पार्ट ना होकर के आपके राज्य के नीति सिद्धांतों का पार्ट है। इस प्रकार से जो भी 2011 से लेकर के 2023 तक जो भी भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत पीसीएस की परीक्षा में जो भी प्रश्न पूछे गए थे, उनका लगभग सभी का डिस्कशन बहुत बेहतर ढंग से, बहुत डिटेल में कर लिया गया है। मुझे आशा है कि ये जितने भी प्रश्न का डिस्कस किया गया है, ये आने वाले 17 मार्च की परीक्षा में आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होंगे और आप इनकी बार-बार प्रैक्टिस करते रहिए और इसके माध्यम से आप रिवीजन करेंगे और इस प्रकार से भारतीय राज्य व्यवस्था का जो टोटल जो प्रश्नों की जो सीरीज़ थी 2011 से 2023 तक, वो लगभग लगभग एक हिसाब से लगभग पूरी की जा रही है। इसके आगे के जो भी प्रश्न हैं वो जो अगले वीडियो में दिए गए हैं और सारा भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत जो भी प्रश्न हैं, वो सब मेरे द्वारा बहुत डिटेल में डिस्कस किए गए हैं। आप एक-एक करके पूरे आप वीडियो आप अच्छे से देखिए और मुझे आशा है कि आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे। तब तक मिलते हैं अगले अगले वीडियो में और जो आपका जो आधुनिक भारत है, उसके अंतर्गत जो भी प्रश्न आपके पूछे गए हैं 2011 से लेके 2023 तक, उनका डिस्कशन भी मैं ही करूँगा और आगे तो इसके लिए आप मुझसे जुड़ते रहिए। द ओनली पीसीएस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, द ओनली पीसीएस टेलीग्राम चैनल को आप जॉइन करिए और मुझसे जुड़ते रहिए और तब तक के लिए धन्यवाद।